नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बिहार में कल वोटिंग का दिन और ऐसी सीटों पर पाटलिपुत्रा को लेकर असल लड़ाई कहा जा सकता है इस तीसरे चरण में बीजेपी के लिए है। लेकिन सवाल दस्तक में कुछ और है। दस्तक में बड़ा सवाल यह उठ चला है, क्या बीजेपी के भीतर इंतजार बिहार के जनादेश को लेकर हो रहा है? क्या इस सरकार के मद्देनजर जनादेश को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है, यानी पटना से ज्यादा दिल्ली में इंतजार हो रहा है? इस बात का जिक्र क्यों, और बीजेपी के भीतर घमासान में जिक्र क्यों इन सब बातों का? तो आइए शुरुआत करते हैं पाटलिपुत्रा यानी पटना के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पहले बोल सुन लीजिए। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने उनसे आज बातचीत की तो एक के बाद एक अपने अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी और सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे बढ़कर डायलॉग इस तरीके से दिए। जानदार शानदार इसलिए कि मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहारी बाबू उसकी तारीफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? और उन्होंने मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किया और खासकर मेरे क्षेत्र के लिए। जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए, अब कुछ और कहने को नहीं रह गया तो तंत्र मंत्र। अरे कौन नहीं तंत्र मंत्र में? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हमारे भी जाते आते रहते हैं। कुछ लोगों के, बिहार के लोकल लीडर्स पे लगता है कुछ आंखों में पट्टी बनी हुई है, अभी देखना नहीं चाह रहे हकीकत को और रियलिटी को, इसलिए वो मुझे दरकिनार करने पर लगे हैं। लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है, दरकिनार हमें करेंगे, कहीं खुद तो दरकिनार नहीं हो जाएंगे। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इसके किसके बारे में कहा जा रहा है? लेकिन ये आवाज एक दूसरे अंदाज में, जो कि सियासी बिसात से इतर, दरअसल देश के उस बौद्धिक जगत को चौंकाने वाली थी, जिसका जिक्र अरुण शौरी ने कर दिया। क्या कहा उन्होंने? No, the way to characterize the policies of the government is Congress scaled plus a cow. So there is Congress plus a cow. No, but scaled up. My policies वही है. Second difference really is that there is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. अडवाणी और जोशी तो खामोश हैं, लेकिन जो 75 बरस के नहीं हुए वह मुखर हैं। बिहार चुनाव के प्रचार में पहली बार अगर अडवाणी जोशी कहीं नजर नहीं आए तो बिहार चुनाव के बीच में पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसे वक्त पार्टी के तौर तरीकों पर ही सीधा वार कर दिया, जब कल ही पटना में वोट पड़ने हैं, जहां के वो सांसद हैं। लेकिन इनकी इनसिक्योरिटी, जो बिहार के चंद लोकल लीडर्स हैं, उनकी इनसिक्योरिटी में ये महसूस होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मैं पार्टी का भला चाहता हूँ, मैं पार्टी को डैमेज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अगर अब नहीं दिख रहा हूँ, तभी मैंने कहा था मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। तो शत्रु सियासी मात देने के लिए बोले, और वहीं दूसरी तरफ अरुण शौरी ने बौद्धिक दिवालियापन के दायरे में मोदी सरकार को ही ये कहकर लापटका कि खबरों में बने रहने के बयानों से देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आ सकती। उसका एक आंसर तो ये है कि अब डॉक्टर साहब को लोग याद करने लग गए हैं। लोग कहते हैं कि वो सियाना थे सके। जाहिर है, इस तरह के सीधे हमले की कल्पना न बीजेपी अध्यक्ष ने की होगी, न ही प्रधानमंत्री मोदी ने। इसीलिए अफरा तफरी में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी जवाब देने निकलकर सामने आ गए। सबसे समझदार, सबसे शक्तिमान सरकार भारत में है अभी। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व के कारण से जिस तरह देश में तेजी से काम आगे बढ़ रहे, आप लोगों ने देखा, कभी सुनाया। लेकिन सवाल जवाब देने का नहीं है, सवाल है बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। और झटके में बिहार चुनाव का जनादेश क्या हर रूठे को मोदी सरकार का जनादेश लगने लगा है? और इसी कतार में अगर ध्यान दें तो पहली बार अमित शाह और उसके बाद अरुण जेटली ने यह क्यों कहा कि बिहार चुनाव केंद्र का जनादेश नहीं होगा? तो क्या बिहार चुनाव की जीत हार बीजेपी के भीतर कुछ नए उथल पुथल के संकेत दे रही है? और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भी बिहार का जनादेश कुछ नए पैमाने तय कर देगा? क्योंकि अरुण शौरी ने जो सवाल उठाए वो बीजेपी शासित राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि अरुण शौरी कांग्रेस या सीधे कहें मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों कर रहे हैं? Never been as great a centralization of functions, not power, of functions in the PMO as now.
but I feel that there has never been as weaker a PMO as now. जी, ये वही अरुण शौरी हैं जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी की कप्तानी में अगला चुनावी टेस्ट खेलने का सुझाव रखा था। और अब शौरी मनमोहन सिंह को अगर याद करते हैं तो क्या ये माना जाए विचारों में पलटना अरुण शौरी की कमजोरी भी है और शायद ताकत भी? क्योंकि याद कीजिए 1991 का वो दौर जब बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बाजार का दरवाजा भारत की बंद अर्थव्यवस्था के लिए खोला था। खुद शौरी वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं और कायदे से उन्हें तभी मनमोहन सिंह की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन तारीफ की घड़ी तब आई जब उनके पसंद के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और मनमोहन पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी की चिंता और अरुण शौरी को देश की चिंता हो रही है, या फिर सत्ता की मलाई न मिलने का मलाल उनकी जुबान से निकल रहा है, या फिर ये दौर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कमजोर होने के लक्षण का है? लक्षण जो भी हो, लेकिन एक स्थिति तो बहुत साफ है, बिहार चुनाव के जनादेश से इस देश के भीतर की बहुत सारी सियासत तय भी होनी है। देश की आर्थिक नीतियां भी तय होनी है। आने वाले वक्त में बीजेपी किस रास्ते जाएगी यह भी तय होना है, और यह भी तय होना है क्या दोबारा मंडल और जात की राजनीति के मद्देनजर बिहार को आंका जाएगा, परखा जाएगा, सामाजिक न्याय विकास की धारा होगी या आधुनिक चकाचौंध विकास की धारा होगी। बहुत कुछ तय होना है, और इन सब के बीच कल वोटिंग वाकई उन इलाकों में है जहां पर बीजेपी की पैठ रही है। तो ऐसी टेस्ट कल बीजेपी के लिए है। पटना की सड़कों पर कहीं भी निकल जाइए, तमाम कद्दावर नेताओं की आंखें आपको इसी तरीके से देखती नजर आएगी। और सही मायने में पोस्टर वार का असल नजारा पटना में ही नजर आता है। और कल पटना में भी वोट पड़ेंगे जहां बीजेपी का कब्जा अरसे से रहा है, लेकिन पहली बार बीजेपी के पोस्टर बॉय शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में नजर नहीं आए, लेकिन कल वोट डालते हुए नजर जरूर आएंगे। तो सवाल यह भी हो चला है कि अपने पोस्टर बॉय को बाहर कर बीजेपी जिस पोस्टर वार के जरिए पटना या पाटलिपुत्रा को जीतना चाहती है, तो क्या वो उसके लिए सबसे सुरक्षित है, या फिर कल पटना के वोटरों का मिजाज बिहार के जनादेश का रुख तय कर देगा? तीसरे चरण का मतदान बीजेपी के लिए एसिड टेस्ट है। कुल 50 सीटों में से वो 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें ग्राउंड जीरो पटना भी शामिल है, जहां हमेशा से ही उसका वर्चस्व रहा है। यदि कल ज्यादा वोटिंग होती है तो क्या वो बीजेपी के वर्चस्व के खिलाफ होगी या फिर नीतीश कुमार के सत्ता के खिलाफ? तो तीसरे चरण में 50 सीटों पर असल मुकाबला मोदी और लालू यादव के बीच ही है, क्योंकि बीजेपी अगर पिछले चुनाव में 20 सीट जीतकर इस बार 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो लालू यादव पिछले चुनाव में महज 7 सीट जीतकर इस बार 25 सीटों पर लड़ रहे हैं। और वहीं पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने 23 सीटें जीती, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो चाहे अनचाहे मंडल और विकास की ऊंची जाति की थ्योरी का असल संघर्ष इसी पाटलिपुत्रा में ही होना है। और शायद इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी प्रधानमंत्री के खिलाफ मैदान में कूद गई। हमारे बिहार के एक नेता है गिरिराज सिंह जी, उनसे भी नीचे स्तर का शब्द का प्रयोग देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है। तो मीसा के सीधे पीएम पर चोट करने का मतलब सिर्फ लालू यादव के लिए ढाल बनना भर नहीं है, बल्कि जेपी आंदोलन को भी याद दिलाना है, क्योंकि लालू मीसा के तहत ही जेल में बंद थे। सामने से कोई पत्थर मारेगा तो उनको आप क्या फूल का हार पहनाएंगे क्या? ना तो अब गांधी जी बचे इस देश में, ना गांधी का वो देश रहा। गांधी जी ने सिखाया था कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब वो देश नहीं रहा। अब पत्थर मारोगे तो सामने से पत्थर ही खाना पड़ेगा। तो मीसा समझे या ना समझे, लेकिन लालू इस हकीकत को समझ रहे हैं कि जेपी आंदोलन के बाद पैदा हुए बिहार के वोटर खासे मायने रखते हैं। तो मोदी के खिलाफ मीसा का उतारना भी एक सियासी प्रयोग है। वहीं मोदी को भी इसका एहसास है कि पटना की चाल अगर बीजेपी के अनुकूल नहीं हुई तो फिर जीत ख्वाब बन नहीं पाएगी। इसीलिए युवा पीढ़ी के लिए नए रास्ते बनाने का जिक्र लगातार आज तीसरी रैली में मोदी ने कुछ इस तरीके से किया। लेकिन अपने परिवार का नहीं, अपने बेटों का नहीं, बिहार के गरीब परिवारों का भला होना चाहिए। सबसे पहला है पढ़ाई,
दूसरा है कमाई और तीसरा है दबाई। जो भी कहे, लेकिन असल स्थिति इस देश के भीतर दिल्ली में भी नजर आ रही है, जहां पर हिंदुत्व के नाम पर मॉरल पुलिसिंग हो रही है। हमने सोचा ये रिपोर्ट पहले आपको दिखाएं, लेकिन नहीं। हमें लगता है इन सब के बीच बिहार चुनाव का जिक्र हो रहा है, तो देख लीजिए क्या सीएम और क्या पीएम, हर का अपना अंदाज है। कोई मुशायरा कह रहा है, कोई वाह कर रहा है। एक जरा सुनाना चाहते हैं। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है, इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं। बहती हवा सा था वो। अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए? गुजरात से आया था वो। वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। काला धन लाने वाला था वो। कहां गया उसे ढूंढो। क्या आपका मनोरंजन का खेल है? हमको देश की फिक्र सताती है, नहीं सताती, वो बस मन की बात सुनाता। नीतीश बाबू, अब 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो। दाऊद को लाने वाला था वो। प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा, लोग बुला लेंगे आपको। और आप अपने दुख के रोने गाते रहना, इसके साथ क्यों बैठा, उसको क्यों छोड़ा, इसके साथ क्यों चला गया, इस पर नई कविताएं लिखते रहिए और आंसू बहाते रहिए। सीतामढ़ी की धरती से मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। जी, हंसने का मौका नहीं है। राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई थी। असहिष्णुता बढ़ रही है। एक नजारा दिल्ली में और नजर आया, रिपोर्ट देखिए। इंतजाम हमें अपना करना था, वो हमने किया। कॉल अगर कोई आती है तो कॉल को चेक करना हमारा फर्ज है। तो क्या समझे आप, दिल्ली में कानून का राज है, पीछे जा खड़ी हुई है? क्योंकि दिल्ली में हर राज्य का एक अपना निवास होता है, जो सरकारी आवास होता है। ऐसे में केरल के सांसदों ने विरोध किया तो केरल के सीएम भी सामने आ गए। ഡൽഹി പോലീസ് മിതത്വം പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണുള്ളത്। सवाल सिर्फ केरल भर का नहीं है, सवाल है दिल्ली के सीएम को भी इस बात का मुगालता रहा कि दरअसल यहाँ पर उनकी सत्ता है, और आज वह भी टूट गया। क्योंकि जो ट्वीट हुआ उसमें उन्होंने कह दिया, केरल हाउस में दिल्ली पुलिस की रेड की मैं निंदा करता हूँ। मैं केरल के सीएम से सहमत हूँ कि केरल हाउस एक सरकारी संपत्ति है, कोई प्राइवेट होटल नहीं। दिल्ली पुलिस के केरल हाउस में घुसने का कोई मतलब नहीं था। ये संघीय ढांचे पर प्रहार है और दिल्ली पुलिस बीजेपी सेना की तरह बर्ताव कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली स्थित किसी स्टेट भवन में जाकर किसी सीएम को गिरफ्तार करेगी अगर उसे शक हो कि सीएम ने वह चीज खाई है जो बीजेपी या मोदी जी पसंद नहीं करते? जी, ये है तो सिर्फ ट्वीट, लेकिन कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल एक दूसरा भी है। दिल्ली कोई राज्य भर नहीं बल्कि भारत की राजधानी है, और हफ्ते भर के भीतर दिल्ली में यह दूसरा वाकया है। तो देखा, मलयालम में कुछ लिखा था, उन चंद शब्दों के आधार पर एक अफवाह भी खड़ी की गई और फिर पुलिस को बुलवाकर अपना प्रभाव भी दिखा दिया गया। कहा जाए प्रधानमंत्री किस रूप में पाकिस्तान का जवाब देते हैं। 7 नवंबर को वो कश्मीर में भी जा रहे हैं, श्रीनगर में रैली भी करनी है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मुगल आजम का शीश महल नहीं, बल्कि वाकई राजस्थान के उस शीश महल की मस्तानी का जिक्र जो सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है।